केंद्रीय मंत्रियों ने इस पर विपक्ष पर करारा हमला बोला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, एनडीए सरकार ने देश को पहले रखा, नियत और नियम सही तो अच्छे परिणाम मिले। विपक्ष में सच सुनने की ताकत नहीं है। श्वेत पत्र एक गंभीर दस्तावेज है। कांग्रेस की तरफ से जो ब्लैक पेपर लाया गया है उस पर सरकार के 10 साल के कामों को लगातार आलोचना की जा रही है, घेराव किया जा रहा है। कई कांग्रेस के नेताओं ने, विपक्ष नेताओं ने कहा कि 10 साल की अपनी महंगाई और बेरोजगारी की कमियों को छिपाने के लिए सरकार श्वेत पत्र का नाटक कर रही है और लगातार झूठ बोल रही है, झूठे दावे कर रही है। कैमरामैन भरत रावत के साथ प्रशांत देव, रिपोर्ट। बीजेपी और आरएलडी में अब गठबंधन होना तय है, क्योंकि डील पक्की हो गई है, बात बन गई है। और इसकी जो मुख्य वजह है वो ये है कि चौधरी चरण सिंह, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, बड़े किसान नेता थे, और जयंत चौधरी के दादा यानी कि आरएलडी के जो प्रमुख हैं उनके दादा थे, उनको मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद जयंत चौधरी ने ट्विटर पे लिखा कि दिल जीत लिया। जाहिर सी बात है, दिल जीत लिया, और इससे साफ मैसेज है कि अब दल को भी बीजेपी ने जीत लिया और अब आरएलडी बीजेपी का हिस्सा यानी कि उत्तर प्रदेश में एनडीए का हिस्सा रहेगी। बिजनौर और एक और सीट बागपत की एक सीट आरएलडी को दिया गया है। साथ ही एक राज्यसभा की सीट भी आरएलडी को दी जाएगी। ये डील अब पक्की हो गई है। वहीं राज्य में भी कुछ मंत्री पद आरएलडी को बीजेपी दे सकती है। अब सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है, और जाहिर सी बात है 2 से 3 दिनों के अंदर आरएलडी एनडीए का हिस्सा बन जाएगी। उनको 2 लोकसभा की सीट, 1 राज्यसभा की सीट और राज्य में कुछ मंत्री पद दिया जाएगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और महान वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न दिए जाने की सूचना अपने सोशल साइट एक्स पर जानकारी दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान मिले जाने के ऐलान के बाद उनके पोते और मौजूदा सांसद जयंत सिंह ने अपने ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि दिल जीत लिया। इसके पीछे दलील दी जा रही है कि 2023 में भारत रत्न से किसी भी व्यक्ति को सम्मानित नहीं किया गया था, लिहाजा 2024 में अब तक 5 भारत रत्न के नामों का ऐलान हो चुका है। कैमरामैन भरत रावत के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने की कवायद के तहत बीजेपी का गांव चलो अभियान आज से शुरू हो रहा है। इसके तहत मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी के तमाम पदाधिकारी अलग अलग गांवों में जाएंगे और पीएम नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश अनुसार उनकी सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे, राजस्थान सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। 19 तरह की एक्टिविटी इस दौरान किया जाएगा। बीजेपी के करीब 85,000 से भी ज़्यादा बड़े नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंत्री गांव में आज से प्रवास करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और इस दौरान जनसंपर्क का एक बड़ा अभियान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री का आज नागौर का रात्रि दौरा भी है और नागौर में वहां वीर तेजाजी के मंदिर में दर्शन करने के बाद वे रात्रि विश्राम करेंगे एक गांव में जाकर और वहां पर दलित के घर जाकर खाना भी खाएंगे। तो एक बड़ा रोड मैप तैयार किया जा चुका है लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिहाज से। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को नीतीश कुमार की सरकार विश्वास मत हासिल करेगी या नहीं करेगी, इसको लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। इस बीच सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने विधायकों को एकजुट करने में लग चुकी है। सबसे पहले कांग्रेस ने अपने 16 विधायकों को पटना से हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है। 3 विधायक अभी भी उसके बिहार में है। हालांकि उन्होंने अपने नहीं जाने का कारण जो है वो अपना निजी कारण बताया। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को गया 10 फरवरी तक पहुंचने का निर्देश जारी कर दिया है। जदयू के बारे में कहा जा रहा है कि करीब 12 ऐसे विधायक हैं जो कि आउट ऑफ नेटवर्क हैं, लेकिन सरकार के जो मंत्री श्रवण कुमार हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे सभी जो विधायक हैं एक साथ हैं और सभी हमारे नेटवर्क में हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 12 फरवरी को नीतीश कुमार की सरकार विश्वास मत हासिल करेगी
या नहीं कर पाती है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। देश में जिस तरह से गठबंधन की राजनीति गरमाई हुई है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए हो, हर एक दल अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रीय दलों को जोड़ना चाहता है और इसी के चलते ही पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के गठबंधन की जो आहट है वो फिर से सुनाई देने लगी है और जो पर्दे की पीछे की जो पटकथा है वो भी पूरी लिखी जा चुकी है और जो सूत्र भी बता रहे हैं कि जल्दी ही श्रोमणी अकाली दल और भाजपा गठबंधन की जो घोषणा वो भी हो सकती है और इसके लिए जो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि भाजपा हाईकमांड से भी हरी झंडी मिल चुकी है। 8 जो सीटें हैं वे श्रोमणी अकाली दल लड़ेगा और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है। भाजपा और श्रोमणी अकाली दल धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं और ये संभावना भी है कि जल्दी इस गठबंधन की घोषणा भी हो सकती है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के ओबीसी को लेकर हुई सियासत शुरू। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर किया है पलटवार। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा कि दिन में 3 बार कपड़े बदलने वाले, 9 लाख का सूट पहनने वाले और 1.5 लाख की कलम से लिखने वाले मोदी जी के लिए ओबीसी का मतलब है ओनली बिजनेस क्लास। जी हां, राहुल गांधी ने बोला है कि मोदी वंचितों के साथ न्याय कभी नहीं कर सकते। कागजी और चुनावी ओबीसी अपने दिन गिने, जातिगत गिनती हम कराएंगे। पीएम मोदी की जाति पर सवाल उठाकर घिर चुके हैं राहुल गांधी। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी उनसे माफी मांगने की मांग की है। राहुल ने कहा था ओबीसी नहीं बल्कि सामान्य वर्ग में जन्मे हैं पीएम मोदी। बीजेपी सांसद और 1994 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम रहे नरहरी अमीन ने भी राहुल के दावों को किया है खारिज। साफ तौर पर आने वाले चुनाव में इसको एक बड़ा मुद्दा बनते देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में राहुल गांधी की प्रस्तावित जनसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगामी 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को चंदौली में यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। जनपद चंदौली में ही मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। चंदौली के सैयद राजा में ये जनसभा प्रस्तावित है। हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव पहले ही इस बात का दावा कर चुके हैं कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जनपद अमेठी या रायबरेली में ही शामिल होंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके सीधे तौर पर केंद्र सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग अपना धर्म निभाएं, हम अपना धर्म निभाते रहेंगे। वो लोग हमको परेशान करते रहें, वो लोग हमको ईडी के नोटिस भेजते रहें और हम स्कूल बनवाते रहेंगे, नए स्कूलों की बिल्डिंग बनवाते रहेंगे, अस्पताल बनवाते रहेंगे और ऐसे में हम काम करना नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से हालात और परिस्थिति बनी है, पिछले कुछ दिनों में लगातार ईडी एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल को अब तक 5 नोटिस भेज चुकी है और ऐसे में अब कोर्ट में उनको पेश होना है। अब अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि परेशानियां बढ़ सकती हैं और शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार के मुद्दे पर या फिर कहीं ना कहीं ईडी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधने की रणनीति पर आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों से लगातार काम करती नजर आ रही है। और शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कह दिया कि आप चाहे कितना भी परेशान कर लीजिए, हम काम करते रहेंगे। आप चाहे कितने नोटिस भेज लीजिए, हम अपना धर्म निभाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, दिल्ली। एनसीपी में 2 फाड़ के बाद अब शरद पवार की एनसीपी अजित पवार की हो चुकी है। लेकिन चुनाव आयोग से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिसके मुताबिक एक सांसद और 5 विधायकों ने दोनों ही गुटों में अपनी आस्था दिखाते हुए दोनों गुटों को अपना एफिडेविट दिया था। तो क्या अजित पवार को एनसीपी का जो नाम और चुनाव चिन्ह मिला है उसमें ये भी एक कारण है? ये सवाल पूछा जाने लगा है, क्योंकि अगर आप दोनों गुटों को एफिडेविट देते हैं तो कहीं पर भी आपकी गिनती नहीं होती। हालांकि अब शरद पवार गुट को एनसीपी का नया नाम मिल चुका है। उनको एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम मिला है और अभी पार्टी को सिंबल मिलना बाकी है। इस बीच पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी लड़ाई लड़ रही है। संजय के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। 27 फरवरी को महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों के लिए वोट पड़ने वाले हैं।
महायुति ने इन सीटों को जीतने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पे लड़ेगी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 1 सीट पे लड़ेगी, तो 1 सीट पर एनसीपी अजित पवार गुट का उम्मीदवार वहां पर होगा। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई ने 9 नाम दिल्ली भेजे हैं। इससे पहले भी राज्यसभा चुनाव आने से पहले यहाँ पर 2 नाम हमेशा चर्चा में आते थे, एक विनोद तावड़े और दूसरी पंकजा मुंडे। क्या इस बार दोनों को टिकट मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जानकार बताते हैं कि विनोद तावड़े का नाम सबसे आगे चल रहा है। 2019 में विनोद तावड़े का विधानसभा का टिकट काटकर उन्हें दिल्ली भेजा गया था और केंद्र की राजनीति में उन्होंने वहां पर अच्छा काम किया है। तो इस बार पार्टी आलाकमान विनोद तावड़े को वहां पर मौका दे सकती है। अब देखना यह है कि शिंदे की शिवसेना किसे मौका देती है और एनसीपी अजित पवार गुट किसे मौका देता है। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगताले, न्यूज़ 24 मुंबई। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पेश किया गया, उस पर चर्चा हुई और इस बजट पर जो चर्चा हुई उसमें काफ़ी हंगामा भी देखने को मिला गया, क्योंकि जो बजट पेश किया गया अनुपूरक बजट, उसमें 30,265 करोड़ का ये पूरा बजट है, जिसमें तमाम तरह की योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा उसको लेकर प्रावधान किया गया है। महिला बाल विकास के लिए भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है, उसमें 3,396 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ऊर्जा विभाग के लिए 13,365 करोड़, पीएचई विभाग के लिए 2,661 करोड़, सड़कों के लिए 2,375 करोड़, स्कूल शिक्षा विभाग 350 करोड़, मुख्यमंत्री कन्या विभाग के लिए 50 करोड़, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 450 करोड़ और पंचायत विभाग के लिए 2,135 करोड़ का इस अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। लेकिन विपक्ष लगातार इस सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार योजनाओं के लिए जो बजट होता है उसमें योजनाओं का लाभ जो हितग्राही उन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। देश में अब फिर से किसान आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है और इसी के चलते ही पंजाब और हरियाणा के ज़्यादातर जो किसान संगठन हैं 13 फरवरी को दिल्ली कूच का प्रोग्राम बना रहे हैं। बेशक केंद्र सरकार ने कल रात चंडीगढ़ में भी अपने 3 मंत्रियों को भी भेजा और किसान नेताओं के साथ एक लंबी चौड़ी मीटिंग भी अरेंज करवाई गई, लेकिन इस मीटिंग में किसान नेताओं ने अपनी मांगों के संबंध में केंद्रीय कैबिनेट के जो वजीर थे उनको स्पष्ट कर दिया कि इनके सिवाय उनको कुछ नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात थी कि एमएसपी जो मोदी गवर्नमेंट है उसको तुरंत उसका ऐलान करे और इसी के चलते ही हरियाणा के किसान संगठन भी अब 13 फरवरी के कूच की तैयारी करने में जुटे हुए हैं और ट्रैक्टर मार्च भी निकाले जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 13 फरवरी से पहले किसानों की जो मांगे हैं उसका कोई हल निकलता है या नहीं। कैमरामैन कबीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, इसके अलावा मीसा भारती जो कि सांसद हैं और हेमा यादव जो है वो कोर्ट के समक्ष पेश हुए और वहां पर उन्होंने बाकायदा नियमित जमानत के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाई, जिस पर कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा और ईडी ने अपना जवाब फाइल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने इन तीनों के अलावा जो एक और चौथे आरोपी हैं इस मामले में हृदयानंद चौधरी, वो भी आज पेश हुए थे, तो उनको भी नियमित जमानत की याचिका स्वीकार कर ली और साथ ही साथ इस मामले में ईडी से जवाब देने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया गया। 28 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। एक आरोपी अमित कात्याल जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ था। दूसरी तरफ सभी आरोपियों को जो है वो अंतरिम राहत दी गई है, इंटरिम बेल दी गई है 28 फरवरी तक और 28 फरवरी को इनकी रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी। सुनील के साथ विपुल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों आपको रंग बिरंगे फूल खिले हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द शुरू हो रहा है ट्यूलिप फेस्टिवल और इस वक्त हम शांति पथ पर हैं। शांति पथ पर भी ट्यूलिप फेस्टिवल 10 फरवरी यानी कल से शुरू हो रहा है, जो 21 फरवरी तक चलेगा। आपको यहाँ दीदार कराएंगे ट्यूलिप्स के और यहाँ पर आप अपने फुर्सत के पल बिताने आ सकते हैं। ये ट्यूलिप फेस्टिवल इन मायनों में भी खास है क्योंकि हॉलैंड से 8 किस्म के ट्यूलिप्स अलग अलग रंगों के मंगाए गए हैं। ये ट्यूलिप फेस्टिवल के दौरान शांति पथ के आसपास फूड स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। इंडिया गेट के आसपास मिनी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत की मिसाल पेश करते हुए इन्हीं ट्यूलिप्स का जो बीज है उसे कल्टीवेट किया जा रहा है दिल्ली में और अब ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल
भारत में ही उन बीजों को कल्टीवेट करके इन बागों में लगाया जाएगा। यानी अब हॉलैंड से भी ट्यूलिप्स मंगाने की शायद जरूरत अगले साल तक ना पड़े। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। हल्द्वानी की घटना के बाद में उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर पुलिस जो है वो गश्त कर रही है। घटना के बाद से जो पुलिस है वो इन इलाकों पर पैनी नज़र रखे हुए है, जैसे कि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, हापुड़, मेरठ जैसे, और साथ ही साथ मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर जैसे जो शहर है, इनकी जो पुलिस है वो पूरी तरीके से फ्लैग मार्च कर रही है। जिस तरीके से आज जुमे का दिन है तो पुलिस ने पूरी सतर्कता बरतते हुए पूरे इलाके की कॉम्बिंग की है। साथ ही वहीं जो सोशल मीडिया पर कुछ मैसेज वायरल हो रहे हैं उनको लेकर के पुलिस जो है पूरी तरीके से सतर्क दिखाई दी है, क्योंकि इंटरनेट के जरिए कोई मैसेज अगर कहीं से आ जाए तो पुलिस उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद दिखी है। मुस्लिम संगठनों के साथ बैठ करके बातचीत की है कि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो या कोई ऐसा मैसेज बाहर ना निकले जिसकी वजह से समाज के अंदर कहीं जहर फैल जाए। कैमरा पर्सन विजय के साथ में मोहम्मद यूसुफ, नोएडा, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल का वो जगह है जहां संदेश खाली में शाहजहां शेख को ईडी के अधिकारी जब गिरफ्तार करने गए थे तो गांव वाले ने ईडी के अधिकारियों के ऊपर में हमला किया था। ईडी की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ किया गया था, लेकिन गांव वाले जहां शाहजहां शेख के पक्ष में खड़ा हो रहे थे, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर बच बचाव में खड़ा हो रहे थे, अब वही ग्रामीण की महिलाएं शाहजहां शेख के विरोध में खड़ा हो चुकी है। प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद हो चुका है और जिस तरह से शाहजहां शेख के समर्थक कुछ रैली निकाल रहे थे, इसी रैली के प्रतिवाद में ये गांव की जो महिलाएं हैं खड़ी हो चुकी है। इनका साफ तौर पे कहना है कि शाहजहां शेख का अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी। फिलहाल शाहजहां शेख पुलिस के गिरफ्त से बाहर है और अभी तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है, लेकिन संदेश खाली में पूरी तरह से अशांति फैला हुआ है और चारों तरफ पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पे नजर रखे हुए हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, संदेश खाली। मौनी अमावस्या के दिन आज उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। संगम के तट पर करीब 1.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई तो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी अयोध्या रामलला के दर्शन करने पहुंचे। प्रयागराज में संगम के किनारे श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह होते ही संगम के तट पर डुबकी लगाने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान सरकार ने भी व्यापक बंदोबस्त किए थे। अभी तक करीब 1.25 करोड़ श्रद्धालु संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इस दौरान सरकार ने हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की। दूसरी तरफ अयोध्या में भी भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो रही है। आज मौनी अमावस्या के दिन सरयू के तट पर करीब 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई और भगवान श्री रामलला के दर्शन किए। श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई तकलीफ न हो, इसलिए सरकार की तरफ से अयोध्या और प्रयागराज के लिए स्पेशल बसें भी चलाई गई, जिससे श्रद्धालु स्नान करने के बाद आराम से वापस लौट सकें। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। व्यास जी के तहखाने में पूजन अर्चन के बाद आज जुमे की दूसरी नमाज पढ़ी गई। हल्द्वानी में हिंसा को देखते हुए बनारस को हाई अलर्ट पर रखा गया, तो वही मस्जिद के 500 मीटर पहले ही बैरिकेटिंग लगा करके सुरक्षा व्यवस्था को चार चौबंद रखा गया और नो व्हीकल जोन बना दिया गया। ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी छोर पर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने के बाद आज संगीने के साये में जुमे की नमाज अदा की गई। तो वही हम आपको बता दें, यह दूसरी जुमे की नमाज थी जिसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया। तो वही ज्ञानवापी में शांतिपूर्ण नमाज के लिए स्थानीय पुलिस के अलावा केंद्रीय बलों की भी तैनाती की गई। पीएससी के जवान ज्ञानवापी के आसपास के एरिया में तैनात रहे। तो वही हल्द्वानी में हिंसा को देखते हुए पूरे बनारस को हाई अलर्ट पर रखा गया। तहखाने में पूजन अर्चन के बाद आज संगीनों के साये में दूसरी नमाज अदा की गई। भारी संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की, तो वही सुरक्षा व्यवस्था भी चार चौबंद देखने को मिली। वाराणसी से अनु सिंह, न्यूज़ 24। अगर आप बिहार में अपना वाहन खरीदना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बिहार में इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने पर आपको वन टाइम 50 से 75% तक की छूट मिल सकती है। दरअसल बिहार इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2023 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि यदि कोई शख्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदता है तो उसे वन टाइम
जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें बिहार सरकार उसे 50 से 75% तक की छूट दे सकती है। प्रथम 100 रजिस्ट्रेशन में जहां 75% मिलेंगे, वहीं आगे के 10,000 जो व्हीकल होंगे उसमें उन्हें 50% तक की छूट मिल सकती है। दरअसल बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों को में इस बात का स्टडी कराया था कि वहां इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति क्या है, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2023 बनाई गई और जिसके तहत यह व्यवस्था लागू की गई है। बिहार के परिवहन सचिव डॉक्टर संजय अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि इसे 10 फरवरी से जो भी इलेक्ट्रिकल वाहन बिकेंगे उनको यह सुविधा सीधे तौर पे मिलेगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। मॉडल के बाद अब राधनपुर में सामने आया मोतियाबिंद ऑपरेशन कांड। 5 मरीजों को गंभीर अवस्था में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल शिफ्ट किया गया। पाटन के राधनपुर में मशहूर माणिकलाल लाठालाल मठारिया सर्वोदय नेत्र अस्पताल में मोतियाबिंद सर्जरी के बाद 7 मरीज पहले से भी ज्यादा अंधेरे में चले गए। अंधत्व की शिकायत के बाद उनमें से 5 मरीजों को अहमदाबाद सिविल अस्पताल के आई डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल अपर स्वास्थ्य निदेशक ने 9 सदस्यों की एक टीम बनाकर इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए और तब तक अस्पताल को और कोई ऑपरेशन न करने की हिदायत दी है। गौरतलब है कि पिछले महीने ही विरमगाम के मॉडल में इसी तरह से मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 17 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई थी और जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को इस तरह के ऑपरेशनों पर निगरानी रखने और कदम उठाने की हिदायत दी थी, लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर से इसी तरह का हादसा सामने आया है। कैमरामैन प्रभात के साथ प्रेम सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।